नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा हेल्थ वर्कर फीमेल के जो 5272 पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं, उससे संबंधित हम पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। फॉर्म कब से भरना शुरू हुए हैं और कब तक भरे जाएंगे, हमें फीस कब तक हम उसमें फीस भर सकते हैं ऑनलाइन जो शुल्क जमा करते हैं, और जो काफी समय से संविदा के तौर पर हेल्थ वर्कर फीमेल काम कर रही हैं, उन्हें कितने मार्क्स के बोनस पॉइंट दिए जाएंगे, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो लंबी होगी लेकिन कोई बात नहीं, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो पर आपको। ठीक है, पूरा कंप्लीट मैं जो जो काम की चीजें पूरा कंप्लीट बताऊंगा। शुरू करते हैं। ठीक, देखिए, जैसे इसमें जो ऑनलाइन आवेदन है वो 28/10/2024 से भरना शुरू हो गए हैं, और ऑनलाइन आवेदन शुल्क शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो इन्होंने 27/11/2024 रखी है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 4/12/2024 तक है। ठीक, अब देखो, यहाँ जो विशेष कथन इन्होंने दे रखा है, इसमें मतलब एक तरीके से विशेष कथन का मतलब विशेष सूचनाएं, जिस बात पर इन्होंने जोर दिया गया है। उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27/11/2024 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क समायोजन 27/11/2024 तक अथवा उसके पश्चात विलंबित 7 दिवस के अंदर अर्थात 4/12/2024 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। यानी कुछ चेंजेज आपको करने हैं अपने फॉर्म में, तो वो 4/12/2024 तक आप कर सकते हैं। कोशिश करिए अभी फॉर्म आप फिलअप कर दें और अपनी फीस भी भर दें। ठीक है, फीस कोई ज्यादा है नहीं, वो आगे हम आपको बताएंगे कितनी फीस है और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या जो दे रखी है, ठीक है, के अंतर्गत परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो ये महिलाओं की भर्ती है, ध्यान रखना। ठीक है, जेंट्स इसमें फॉर्म नहीं फिल कर सकते। इसमें सामान्य चयन हेतु 4892 पद हैं और विशेष चयन हेतु 380 पद हैं। शायद टोटल 5272 पद हैं, पर चयन हेतु भारत के नागरिकों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आगे बात करें कि इसमें पैट का क्या प्रावधान है वो बताता हूं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 जो पैट 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो पैट परीक्षा में सम्मिलित हुए हों। देखो, इसका मतलब क्या है, यदि आपने पैट 2023 परीक्षा दी है वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, पहली बात। अब आगे सुनिए। एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया हो। यदि किसी कारणवश, मान लो आपने पैट की परीक्षा दी है, किसी कारणवश आपको स्कोर कार्ड है वो इश्यू नहीं हुआ है, तो आप पैट की परीक्षा नहीं देना, किसी कारणवश नहीं हुआ तो। ठीक है, पैट परीक्षा आपने दी हो और स्कोर कार्ड आपको जारी कर दिया गया हो, वही इस फॉर्म को भर सकता है। आगे चलते हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले
अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ क्या है? यदि पैट में आपके मार्क्स 0 हैं, कितने? 0, या माइनस में है, जैसे -1, -2 या -10, -5, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते यदि पैट में आपका इतना स्कोर है तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है। ऐसे अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्रवाई आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम अभिलेख निर्णय के अधीन होगी। ध्यान रखना, इसका कहने का अर्थ यह है कि पैट की परीक्षा दी, किसी का जैसे रिजल्ट रोक दिया जाता है ना, किसी कारणवश आपका मतलब विवाद चल रहा है उसको लेकर के, परीक्षा जो आपने दी थी लेकिन स्कोर कार्ड नहीं आया, या जो भी आपकी कमियां रही हो, उस जैसे कोर्ट में चला जाता है कोई भी, तो जब तक वो निर्णय कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते। ध्यान रखना इस बात। नेक्स्ट, ये है ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना क्या है, ये आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। ध्यान रखना, इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, मतलब ऑफलाइन का कोई मतलब नहीं है। आपकी ये जो फॉर्म भरेंगे ये ऑनलाइन है, ध्यान रखना है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.government.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी ये समझो। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.government.in के होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक करें। उक्त विज्ञापन को डाउनलोड व्यू कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण की जा सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक पढ़कर भलीभांति समझ लें। अब वो क्या क्या है इन्होंने दे रखा है। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ें और भलीभांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता, जो शैक्षिक योग्यता है, वह अन्य अर्हताएं धारित करते हैं। कहने का अर्थ यह है, पहले पूरे नोटिफिकेशन को कंप्लीट पढ़ लें। क्या आपने जो ये शैक्षिक योग्यता मांग रहे हैं वो आपके पास हैं, या जो अन्य अर्हताएं ये जो मांग रहे हैं वो आपके पास हैं कि नहीं, है ना, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट जो मांग रहे हैं। तो पहले कंप्लीट इसको पढ़ लें समझ लें, उसके बाद ही भरना शुरू करें। एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि 27/11/24 तक संबंधित आवश्यक अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक व अन्य अर्हताएं तथा तत्संबंधित प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य है। आरक्षण आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, आरक्षित संबंधी प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में उल्लेखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, आवश्यक प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा। सुनिए, इसका पूरे का मतलब यह है, जिन एप्लीकेंट को आयु सीमा में छूट दी जाए, है ना, आयु सीमा में छूट दी जाए, या जाति प्रमाण पत्र हो, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र हो, कोई भी प्रमाण पत्र हो जो इस परीक्षा से संबंधित है, उसको जो आवेदन की अंतिम तिथि है
आवेदन आप जो करेंगे उसकी अंतिम तिथि तक उसको कंप्लीट करवा लें। ठीक है, कंप्लीट कर लें। यदि उसके बाद का बना हुआ जो प्रमाण पत्र होगा वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका पूरे का अर्थ यही है। यदि ईडब्ल्यूएस आपको सर्टिफिकेट बनवाना है तो उसके लिए इसमें पूरी चर्चा है, मैं बता रहा हूं। जो आवेदन आर्थिक रूप से कमजोर, जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाते हैं, श्रेणी के अंतर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1 अप्रैल 2024 से 27 नवंबर 2024 जो आवेदन की अंतिम तिथि है, के मध्य निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष जो 2023-24 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य हो को धारित करना सुनिश्चित करें। इसका पूरे का अर्थ यह है कि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 से 27/11/2024 के मध्य बना होना चाहिए। ठीक है, यदि 28 नवंबर 2024 का भी होगा तो वो मान्य नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का। और 30 मार्च का भी बना होगा, 31 मार्च का भी बना होगा तो भी मान्य नहीं होगा। ठीक, अब आ जाओ आगे। अच्छा, विज्ञापन पद के लिए केवल एक ही आवेदन करना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, 2-2 3-3 कर देते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं, तो एक ही आवेदन करना है। आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश। अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो पैट परीक्षा है के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध है। मतलब 2 तरीके से आप प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प इन्होंने दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिगत विवरण के साथ, थ्रो पर्सनल डिटेल्स, अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण व श्रेणी संबंधी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकते हैं। पहला तरीका। दूसरा कैसे लॉगिन कर सकते हैं? ओटीपी के माध्यम से। अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अभिलेख ईमेल पर प्रेषित किए गए ओटीपी के माध्यम से भी ऑनलाइन वो लॉगिन हो सकते हैं। अब आवेदन आप कैसे करेंगे सुनिए। लॉगिन करने के उपरांत, मतलब जब आप लॉगिन हो जाते हैं उसमें, इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं, जब आपने पैट का फॉर्म डाला होगा ना 2023 का, तो उसमें जो आपने नाम, पिता का नाम, पितावलिक पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण, श्रेणी ईडब्ल्यूएस, क्षैतिज आरक्षण से संबंधित विवरण, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे। ये क्या है? अपने आप ही पहले से फिलअप होंगे जैसे ही आप लॉगिन करके उसमें अंदर मतलब प्रवेश करेंगे, जैसे ही लॉगिन होंगे उसमें, तो ये ऑटोमेटिक पहले से ही विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे। फिर क्या है? इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता से संबंधित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबंध में यस / नो विकल्प का चयन करने के उपरांत बोर्ड / संस्था / विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट, रोल नंबर, अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि तथा प्राप्तांक संबंधी विवरण आदि अंकित किया जाना होगा। ठीक, नेक्स्ट है, अभ्यर्थी को उपयुक्त सूचनाएं भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे की ओर इंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड की प्रविष्ट करने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। फॉर्म सबमिट होते ही अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा जिसमें 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर सहित अन्य विवरण होगा। अभ्यर्थी इसकी एक प्रति मुद्रित कर अपने पास सुरक्षित रखें, जिसे आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करना होगा। जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, इसका प्रिंट आउट निकाल लें आप, जो आवेदन पत्र होगा आपका, इतना सब कुछ करने के बाद। नेक्स्ट है फोटो तथा हस्ताक्षर। ये आपको इसमें पहले से जो आपने पैट का फॉर्म डाला होगा
उस समय जो आपका फोटो और सिग्नेचर होंगे वही इसमें आपको दिखाएगा। इसमें लिख रखा है, इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में अपलोड की गई फोटो हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी फोटो तथा हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे। आगे है अन्य विवरण। इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता के संबंध में यस/नो में किसी एक विकल्प को चुनना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में दर्ज किया गया स्थायी व पत्राचार का पता स्वतः प्रदर्शित होगा। जो आपने मतलब पत्राचार का पता का मतलब यह है कि जो लेटर आते हैं आपके, मतलब जहां आप उपलब्ध मिलो जब लेटर आए, जो आपने एड्रेस डाला होगा वो स्वतः ही प्रदर्शित होगा। अच्छा, डिक्लेरेशन ये क्या दे रहे हैं? वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी से यह अपेक्षा है कि घोषणा पत्र की अंतर वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा पत्र से सहमत हो तो सभी बिंदुओं को क्लिक करते हुए नीचे दिए गए वेरिफिकेशन कोड को दर्ज कर सेव एंड प्रोसीड करें। अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में दर्ज विवरण तथा इस आवेदन के समय अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता संबंधी अंकित की गई समस्त प्रविष्टियों अभिलेख विवरणों को प्रीव्यू पृष्ठ पर देखा जा सकेगा। सहमति के दिशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण की जानी होगी। आगे है इसमें फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। इसमें है अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या एसबीआई के ई चालाना के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये जो फीस भरनी है उस हिसाब से बता रखा है कंप्लीट। तो ये जिसको ज्यादा इसमें मतलब जैसे पढ़ना है इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, अच्छा, इसमें कोई इतनी खास ज्यादा बात नहीं है बताने वाली, जो आगे है वो मैं बताता हूँ। अभ्यर्थियों द्वारा उपयुक्त अतिरिक्त एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर जाकर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी लॉगिन कर शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। कैसे कैसे शुल्क का भुगतान कर सकते हैं ये पूरा इन्होंने दे रखा है। अब सुनिए इसमें क्या है, आवेदन शुल्क कितना देना है। आप चाहे किसी भी श्रेणी से हो, ठीक है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी से भी हो, सबको 25 रुपए आवेदन शुल्क भरना होगा। ठीक, अच्छा, इसमें दे रखा है चाहे आप भूतपूर्व सैनिक हैं, महिला हैं, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, कोई भी हैं, सभी को 25 रुपया भरना है। ठीक, अच्छा, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए। ये तो क्या है, ये केवल इस फॉर्म को आप सबमिट करेंगे उसका है 25 रुपया। लेकिन जब पैट जो आपने दिया है उसके आधार पर जितनी वैकेंसी हैं उनका 15 गुना जब बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कंप्लीट, जिसका को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा तब उनसे जो शुल्क है तो मुख्य परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग अभिलेख शासन द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। यानी पहले वो लोग मुख्य परीक्षा शुल्क ले लेंगे तब आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शुल्क जमा करने के उपरांत अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करते हुए उसका प्रिंट आउट अवश्य प्राप्त कर लें। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थी एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट्स डैशबोर्ड पर जाकर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के
रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन कर अपना आवेदन पत्र प्रिंट कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा अभिलेख परीक्षण के समय इस फॉर्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है, जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आए, वैसे मैं एक एक बात क्लियर करता चल रहा हूं, यदि कोई समझ में नहीं आए आप कमेंट कर देना, बता दिया जाएगा वहीं। ठीक है, अच्छा ये कुछ नहीं, आगे देखते हैं। ठीक है, ये पढ़ लेना, ये प्रिंट आउट के लिए था। प्रिंट आउट आप निकाल के जरूर रखना है। जैसे ही आप 25 रुपीज फीस सबमिट कर देंगे उसके बाद प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और अपने पास रखना है उसको। आवेदन पत्र में संशोधन, आवेदन पत्र में आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर क्लिक करके। ठीक है, देखो इसको बता देता हूं यहां तक, और क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो भी बता देता हूं। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट के होम पेज एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट्स डैशबोर्ड पर जाकर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करना होगा। ध्यान देना, लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी को संबंधित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित मॉडिफाई एप्लीकेशन पर बटन पर क्लिक करना है। किस पर? मॉडिफाई एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करके वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। तदुपरांत अभ्यर्थी के रजिस्ट्रेशन जो मोबाइल नंबर है या ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा। इस ओटीपी को सबमिट करने पर अभ्यर्थी का भरा हुआ फॉर्म प्रदर्शित होगा। उसमें क्या क्या आप चेंजमेंट कर सकते हैं फॉर्म में वो बताता हूं। नाम में वर्तनी की गलती, यदि आपका नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है वो आप चेंज कर सकते हैं। पितावलिक पति के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है वो चेंज कर सकते हैं। पत्राचार का पता, आपका जो एड्रेस है जिसपे ये लेटर वगैरह पहुंचने जहां आप रहते हैं, है ना, उसका पता आप चेंज कर सकते हैं। अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे ईडब्ल्यूएस एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणियां, उनको भी आप चेंज कर सकते हैं। जाति की श्रेणी, लिंग, आवेदन में अनिवार्य अधमान अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। अब आगे आइए, आवेदन पत्र में अनुमान्य संशोधन। इस विज्ञापन में उल्लेखित संशोधन की अंतिम तिथि 27/11/2024 तक ही किया जा सकता है। उक्त तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इस संबंध में त्रुटि सुधार अभिलेख संशोधन हेतु पृथक से कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब आपकी कोई भी आप एप्लीकेशन या कुछ भी आप बाद में बोलोगे कि मुझे इसमें सुधार करना है, सुधार नहीं किया जाएगा उस डेट के बाद। पदों का विवरण सुनिए, पदों का विवरण कैसे कैसे है। पदों का विवरण इस तरीके से दे रखा है इन्होंने। परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ विभाग का नाम है। पद स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाओं की है, सामान्य चयन में। लेवल 3 की सर्विस है। जनरल के लिए 2399 वैकेंसी है। ठीक है, एससी के लिए 435, एसटी के लिए 10 वैकेंसी है और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 1559 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 489 वैकेंसी है। टोटल 4892 है। ठीक है, स्थायी व अस्थायी दोनों। और फिर आ जाइए, जो विशेष चयन है उसमें ये भी लेवल 3 की सर्विस है। केवल इसमें जो एससी है, एससी के लिए 380 पदों पर अलग से इन्होंने वैकेंसी निकाली है। एसटी की 380 वैकेंसी निकाली अलग से। ठीक है, ऐसे मिलाकर के कुल टोटल 5272 वैकेंसी। आगे बात करें, जो क्षैतिज आरक्षण है उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 97 वैकेंसी अलग से हैं। उन्हीं में से 97 रिजर्व हैं। 97 भूतपूर्व सैनिकों, सैन्य वियोजित अवलिक भूतपूर्व सैनिकों के लिए 244 वैकेंसी हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 97 वैकेंसी। और विशेष चयन वाले में
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 7 वैकेंसी हैं और सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिकों के लिए 19 वैकेंसी हैं और 7 वैकेंसी हैं उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु। ठीक है, 7। आरक्षण संबंधी प्रावधान, आरक्षण संबंधी जो प्रावधान है वो ये कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई विशेष वो नहीं है जो मुझे बताने वाला हो आपको। ठीक है, इसे पढ़ लेना वाले। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अर्हता में बात करते हैं। अनिवार्य अर्हता जो शैक्षिक योग्यता है, उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक अराजपत्र सेवा नियमावली इसके अंतर्गत। क में आ जाइए, अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा पर्वत उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा आप +2 यानी इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। ठीक है, इंटरमीडिएट परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर ली हो। अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्या परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह या 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एंड मिडवाइव्स प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सहित, ठीक है, ये भी होना चाहिए, प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सहित सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण कर लिया हो और जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में विधिवत पंजीकृत हो। ध्यान रखना रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ हो, उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में विधिवत पंजीकृत हुआ हो और ये आपने पूरा कंप्लीट कर लिया हो। 1.5 साल का या अगले 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, ध्यान देना, इंटरमीडिएट कर रखा हो और ये हो। ठीक, तभी इस फॉर्म को भरना आप। ये अधिमानी अर्हताओं में कुछ नहीं है। ठीक है, ये कोई वो नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, ये है, सुनिए यहां से, ये इंपॉर्टेंट है भाई इस जगह पे। स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष और स्वास्थ्यकर्ता महिला के पदों पर सीधी भर्ती समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती नियमावली 2015 के अनुसरण में की जाएगी। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्यरत व्यक्ति को अधिकतम 15 अंकों के अद्यतन निम्नलिखित रीति में अधिमानी अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, 15 अंक बोनस के मिलेंगे जिन्होंने संविदा के रूप में जो काफी समय से काम कर रहे हैं। ठीक है, सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में संविदा के आधार पर पूर्ण की गई सेवा के प्रथम वर्ष के लिए, यदि आप 1 साल से वहां कार्य कर रहे हैं तो 3 अंक मिलेंगे। संविदा के आधार पर की गई सेवा के अगले और सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक मिलेंगे। ध्यान देना, और मैक्सिमम अंक कितने होंगे? 15 अंक बोनस के मिलेंगे जो संविदा के तौर पर पहले से कार्य कर रहे हैं। देखो ये लिखा हुआ है के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अधिमानी अंकों को जहां पर लागू हो आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये 15 अंक उसमें जोड़ दिए जाएंगे। आयु ऐसा है, अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाए 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो। ठीक है, 18 मिनिमम, मैक्सिमम 40। आगे बात करें, जो SC ST के लिए जिनको आयु सीमा जितनी छूट मिलती है वो मिलेगी इसमें। ठीक है, वो जोड़ लेना, प्लस कर लेना।
ये जनरल के लिए मैंने आपको बताया 18 मिनिमम और मैक्सिमम 40। जो SC ST है या जिनको आयु सीमा में जितनी छूट मिलती है उतनी मिलेगी। अच्छा, ये पढ़िए, देखो, परंतु यह और ऐसे अभ्यर्थी जो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार में संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्यरत हों और इस नियमावली के नियम 8(2) में विहित अर्हता धारण करते हो कि ऊपरी आयु सीमा सीधी भर्ती के लिए उन्हें पात्रता योग्य बनाए जाने हेतु अधिकतम 5 वर्ष के अधीन उतनी पूर्ण की गई सेवा वर्षों जितनी संविदा के आधार पर किए हुए हों तक अधिक होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितने साल से आप संविदा के तौर पर वहां कार्य कर रहे हैं उतनी आपको उस आयु सीमा में उस आयु जितनी वे संविदा के आधार पर किए गए हों तक अधिक होगी। इसका मतलब यह है यदि 5 वर्ष आपको उसमें संविदा के तौर पर कार्य करते हुए हो गए तो आपको उसमें छूट मिलेगी। ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। नेक्स्ट है, चयन का आधार क्या होगा? चयन का आधार क्या होगा? तो इसमें लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, इसमें भी कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है। लिखित परीक्षाओं से संबंधित विशेष नोट, अच्छा ये सुनिए, इसमें है बताने वाला। ये इसके अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो पैट एग्जाम में 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। मान लो, देखो कैसे, आगे और पढ़ते हैं। विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर दशमलव के 2 स्थान तक दायरता करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। सुनो, इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। मान लो पैट की परीक्षा दी है 15,000 बच्चों ने। पहली बार तो जो शॉर्ट लिस्ट बच्चे होंगे वो कैटेगरी वाइज होंगे। जैसे मान लो वैकेंसी है, ओबीसी की ले लेते हैं, ओबीसी की वैकेंसी है 1500 वैकेंसी है। 1500 का, और पैट की परीक्षा में 1.5 लाख ओबीसी के बच्चों ने परीक्षाएं दी थी, बैठे थे। उसमें जो हाई स्कोर से नीचे 1500 का 15 गुना, कितना? 15 गुना, 1500 का 15 गुना कितने हो गए? 1500 का 15 गुना मतलब 15 का स्क्वायर 225 हो गया ना, 225, तो लगभग 22,500 के आसपास ओबीसी के बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। समझ में आ गया होगा। ऊपर से जिसका हाईएस्ट स्कोर होगा डाउन होते चलिए। इस तरीके से ही अलग अलग श्रेणियों में, ठीक, ऐसे शॉर्ट लिस्ट होंगे परसेंटाइल के आधार पर। जितने अंक, जिसके ज्यादा अंक होंगे वो तो हो ही जाना है, अच्छा परसेंटाइल होगा। अच्छा ये सुनिए, अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। ये महत्वपूर्ण निर्देशों को सही तरीके से सुनना है। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी अनुमन्य होगी। अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे, यानी जनरल कैटेगरी के, जो उत्तर प्रदेश के नहीं है, चाहे भले ही वो बाहर किसी भी स्टेट के हैं, वो वहां ओबीसी में आते हैं या एससी में आते हैं या एसटी में आते हैं। यदि वो फॉर्म इसमें डालते हैं तो वो जनरल में ही काउंट होंगे। ध्यान रखना। भूतपूर्व सैनिकों जो आवेदन की अंतिम तिथि तक इतने तक, मतलब भूतपूर्व सैनिक हैं या तो कोई लड़की जो महिला है वो एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आती है, तो वो 27/11/2024 से पहले रिटायरमेंट उसने ले लिया हो आर्मी से। ठीक है, अब आगे आ जाइए, आगे बताता हूँ क्या क्या इसमें
क्या क्या पूछा जाएगा वो बताना बहुत जरूरी है ना। और कितने कितने मार्क्स का एग्जाम होगा इसमें दे रखा है उन्होंने। देखो, पहली बात तो यह है कि 100 जो विषयगत ज्ञान है उसका 100 नंबर का पेपर होगा और कुल अंक कितने हैं, 100 ही हैं। यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, 2 घंटे का पूरा कंप्लीट, ये 100 क्वेश्चन है, ये 2 घंटे में आपको टिक करने हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको टिक करना है ए बी सी डी में से। ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट में 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, 4 ऑप्शनों में से एक चूज करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इस बात का ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग है। क्या है? नेगेटिव मार्किंग है परीक्षा में। ये एग्जाम्पल देके बताता हूं, यदि आपने मान लो 5 प्रश्न किए हैं, पहला ही प्रश्न आपका सही है और अगले 4 प्रश्न गलत हैं, तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 0, क्योंकि जो 4 थे उनका 1 नंबर कट जाएगा और 1 नंबर आपको पहला क्वेश्चन किया था उसके लिए मिल गया था, तो 1 से 1 माइनस का हो गया, 1 से 1 वो कट गया, मतलब 0 हो जाएगा। इसलिए जो क्वेश्चन आते हैं आप उन्हीं को करें। ठीक, माइनस मार्किंग है इसमें। अच्छा, विषयगत ज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा वो आपको बताता हूं। देखो, पहला दे रखा है स्वास्थ्य के निर्धारित तत्व में से पूछा जाएगा। भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का वाय रूप एवं योजनाएं, ASC, PSC, CMC और जिला अस्पताल का संगठन, जहां जहां से क्वेश्चन बनेंगे पूरा दे रखा है। स्वास्थ्य संस्थाएं, अंतरराष्ट्रीय WHO, यूनिसेफ, UNFPA, UNDPA, विश्व बैंक, FAO, ठीक है, DANIDA, यूरोपीय आयोग, रेड क्रॉस, अमेरिकी सहायता, यूनेस्को, कोलंबो प्लान, ILO, केयर आदि, राष्ट्रीय इंडियन रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन सब से क्वेश्चन आएंगे। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य एवं दायित्व, ANM के लिए आचार संहिता, समुदाय में लोगों की सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका, स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण एवं बीमारी का आपसी संबंध, खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण, विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार, विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले रोग और महिलाओं में पोषण जनित रक्ताल्पता। ठीक है, पूरा कंप्लीट इसको आप देख लेना। ठीक है, जहां जहां से संक्रामक रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सामान्य उपाय, ये कंप्लीट, ये टोटल, ये पूरा पढ़ लेना। जहां जहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल 38 हैं। ठीक है, 38, ये पूरा कंप्लीट पढ़ लेना और इनको याद कर लेना। ठीक है, ज्यादा हार्ड पेपर होगा नहीं, केवल जिस काम के लिए आपको मतलब जो वैकेंसी निकली है उन्हीं में से आपका पूरा आना है। ठीक है, ये कंप्लीट इनको ही कवर कर लेना आप और बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से कंप्लीट मैंने बता दिया है, फिर भी कुछ नहीं समझ में आया हो आप कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।